हेलो फ्रेंड्स, पिछले सेशन को आप सब लोगों ने लाइक किया और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब दूसरा सेशन आज जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं उनके लिए और साथ ही साथ अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनके प्रोत्साहन, उनके ज्ञानवर्धन के लिए मैंने ये जो है सेशन शुरू किया है। आप सबको ये बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि इसको आप सब लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज दूसरा चैप्टर शुरू करने के पहले जो पिछले वीडियो में मैंने पिछले लेक्चर में जो टेस्ट दिया था, पहले मैं उसके आपको आंसर्स बताऊंगा। उसमें जो फर्स्ट सम दिया था वो था कि अगर हम इफ ये मैंने एक आपको सिंबल के रूप में दिया था जिसके डायरेक्शन मैंने बताए थे ऑलरेडी कि ये किस चीज को शो करते हैं। इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस तो रिजल्ट क्या होगा। तो पहले ये जो दो चीजें दी हुई हैं इन दोनों चीजों को एज पर गिवन डायरेक्शन हम डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैंने जो डायरेक्शन दिया था आपको उसमें मैंने बताया था कि इसका जो ये इजिकल टू है ये 1 है और ये बाइनरी उसमें लिखा हुआ है सिस्टम में। तो 1 1 1 1 और इसका बेस रहेगा 2। अब इसको हम डेसिमल सिस्टम में चेंज करेंगे। तो डेसिमल सिस्टम में 1 2 3 4 4 डिजिट है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 लेंगे, ये 2 की पावर 3 लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मीन्स 8, 8 इंटू 1 8 प्लस 2 की पावर 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 की पावर 1 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1। तो इज इक्वल टू 12, 14 प्लस 1 मीन्स 15। अब इसी तरीके से इसको चेंज करेंगे। ये इज इक्वल टू इसका मीनिंग मैंने बताया था, इसका डायरेक्शन दिया था, इसका मतलब है 0। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 1 1 1 0 1 बेस 2 इज इक्वल टू सेम तरीके से 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8 प्लस 4 प्लस 0 इंटू ए 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 12, 8 और 4 12 और प्लस 1 13। इन दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन करने को बोला था। तो देयरफॉर 15 इंटू 13 इज इक्वल टू 195। तो 195 जो है वो हमारा फर्स्ट जो मैंने टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था द वैल्यू ऑफ 37.5% ऑफ 56। तो सबसे पहले 37.5% दिया हुआ है तो अपन ने उसको ऑफ 56 दिया है तो आपको परसेंटेज को सॉल्व करना आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 37.5% है तो अपॉन 100 इंटू
56 इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/8 इंटू 56 इज इक्वल टू 8 7 जा 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो ये 21 जो आया इसको हमको बाइनरी में लिखना है। तो 21 जो मैंने कल आपको बाइनरी का मेथड कल सिखाया था, डिवाइड बाय 2, तो ये जो है वो हमारे पास में बचेगा यहाँ पर, ये 10 2 जा 20 होता है, तो यहाँ पर अपन 10 लिख दो। ये भी सिंपल मेथड है। 21 में से 10 2 जा 20 जाएगा तो बचेगा 1, फिर 2 5 जा 10 होता है तो ये 5 हो जाएगा, क्वेश्चन जो बचता है वो हमारा। और ये 2 5 जा 10, 10 माइनस 10 यानी 0 हो जाएगा। फिर ये 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और फिर 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 माइनस 2 हो गया 0। तो देयरफॉर 21 ये डेसिमल नंबर था, बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, और इसका बेस रहेगा 2। इसको जो मैंने आपको डायरेक्शन दिए थे उसके हिसाब से जब हम इसको शो करेंगे तो ये 1 की जगह हमारा ये आएगा, 0 की जगह ये सिंबल आएगा, फिर 1 की जगह ये सिंबल, 0 की जगह फिर ये सिंबल, और 1 की जगह फिर ये वाला सिंबल। तो ये हमारा आंसर होगा। थर्ड तो बहुत इजी था, खाली उसको 42 को आपको जो है वो गिवन सिंबल फैक्टर में लिखना था कि शो द 42 एज पर गिवन डायरेक्शन। तो 42 ले लेता हूं मैं डायरेक्ट। तो 42 को सेम जैसे ये सॉल्व किया था मेरे ऊपर, ऐसे 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ जाएगा 21 21 2 जा 42 होता है, 42 माइनस 42 0, फिर यहाँ आ जाएगा 10 10 2 जा 20 1, सेम 2 5 जा 10 10 माइनस 10 0, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, और 2 1 जा 2 2 0। तो देयरफॉर 42 बेस 10 इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 बेस 2 इज इक्वल टू सेम जो गिवन डायरेक्शन था उसके हिसाब से ये सिंबल में इसको कन्वर्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था, इफ मैंने ये सिंबल बनाए थे, is B divided by तो रिजल्ट विल भी क्या होगा। तो पहले ये जो दिए इसको हम जो है वो डेसिमल में लेकर आएंगे। सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था उसमें मल्टीप्लिकेशन था, इसमें जो है वो उसने अपने को डिवाइडेशन दिया है। इज इक्वल टू 1 0 0, फिर 1, और फिर 0 0 0 0 बेस 2। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा 2 की पावर 7, 1 इंटू 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू तो 0 ही रहेगा, प्लस 0 प्लस ये 2 की पावर जो है वो 7 6 5 4 बचेगा, तो 2 की पावर 4 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इज इक्वल टू 2 की पावर 7 यानी 128, 2 की पावर 4 16, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 144। सिमिलरली इज इक्वल टू ये 1
0 0 1 0 बेस 2 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 4 प्लस 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो देयरफॉर 144 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 18 8 जा तो 8 हो गया। अब पहले ये जो 8 आया ये इसको अपन बाइनरी में जब अपन करने जाएंगे तो आप जैसे अपने सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व किया है वैसे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 बेस 2। फिर इसी को जो है वो जो गिवन अपने सिंबल डायरेक्शन दिया था उसमें लिखेंगे तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंसीडर करेंगे। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के पहले थोड़ा सा मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एकदम इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बेस पर भी प्रोबेबिलिटी के कुछ सम्स रहते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बताने के पहले उसमें एक नोटेशन आता है जिसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। ये जो फैक्टोरियल नोटेशन रहता है तो इसका मीनिंग होता है जैसे हमको अगर n कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स अगर ले तो द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव कंसेक्यूटिव integers beginning with 1 is called factorial of n। फैक्टोरियल n को दो तरीके से शो करते हैं। एक ये तरीका रहता है और ऐसे भी शो करते हैं। तो देयरफॉर फैक्टोरियल n इज इक्वल टू दोनों तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 अप टू n माइनस 2 n माइनस 1 इंटू n। सिमिलरली अगर हमको फैक्टोरियल 5 शो करना है तो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल नोटेशन रहता है। इसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी के लिए हमको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। जैसे परमुटेशन अगर हम लेंगे तो परमुटेशन को हम डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं कि कोई भी सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच द order of the objects matter। जैसे अगर हम कोई इसी का अगर एग्जांपल लेंगे परमुटेशन का, तो अगर हमारे पास में कोई एक सेट दिया है हमको कि जैसे सेट दिया है हमें सेट ऑफ ए बी एंड सी, तीन
जो है वो लेटर्स का हमको एक सेट दिया है। तो अगर इसका हमको परमुटेशन निकालना है तो इसका जो परमुटेशन रहेगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि ए बी सी भी इसको हो सकता है। 3 का अगर हमको करना है तो ए सी बी होगा, फिर बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं रहती है। अगर हमको परमुटेशन है तो उसको हमें उसका एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब कॉम्बिनेशन जो रहता है, कॉम्बिनेशन में ये जो द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट मैटर्स जो परमुटेशन रहता है वो कॉम्बिनेशन में इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, उसकी जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन में जो द नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन, पॉसिबल कंडीशंस of all objects from the set of n objects। तो अगर द नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स हमको लेना है फ्रॉम द सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पे से लेना है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है वो एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अभी अपन ने देखा फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर इज इक्वल टू एनपीआर होता है। तो जो एनसीआर है ये इज इक्वल टू ये फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, ये वाले पूरी चीज की जगह हम एनपीआर लिख सकते हैं। तो एक और इसी से फार्मूला हमको मिल जाता है कि अगर एनपीआर है तो एनपीआर इज इक्वल टू ये फैक्टोरियल आर इधर आया तो एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल आर। ये भी एक हमारे पास में इसका दोनों के बीच में रिलेशन हमको मिलता है। इसमें आपको डिफरेंस समझने के लिए एक और मैं इजी एक आपको चीज बताना चाहता हूं कि अगर हमको जो है परमुटेशन निकालना है तो परमुटेशन में जैसे हम अगर अपन ए बी सी लिखते हैं तो परमुटेशन ए बी सी में परमुटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए सी। ए बी सी और बी ए सी ये दोनों परमुटेशन में जो है वो डिफरेंट रहेंगे, लेकिन जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसमें ये सेम रहते हैं। ए बी सी का भी सेट और बी ए सी ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो कॉम्बिनेशन में ये सेम कहलाते हैं। यानी कॉम्बिनेशन जो है ये हमेशा जो है वो फॉर ग्रुप्स होता है और जो परमुटेशन रहता है ये लिस्ट को जो है वो शो करता है। एक छोटा सा दोनों के ऊपर से एक मैं एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूं कि जैसे मैं आपको पूछता हूं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 digits can be formed with the digits 1, 3, 5, 7 and 9। अब इसमें 2 कंडीशन रहेगी कि पहली कंडीशन जैसे रहेगी कि ये जो 1, 3, 5, 7, 9 है ये डिजिट इसमें जो है वो रिपीट नहीं हो, और एक और कंडीशन रहेगी कि डिजिट्स कैन बी रिपीट। तो व्हेन डिजिट्स नॉट रिपीटेड, तो उसमें जो रिक्वायर्ड
नंबर्स आएंगे वो रहेंगे 5p5। तो इज इक्वल टू 5p5 को अगर हम शो करने आएंगे तो वो फैक्टोरियल 5 रहेगा। फार्मूले में भी लगाएंगे तो भी फैक्टोरियल 5 रहेगा। फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो हमारे को नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगे 120। लेकिन अगर इफ द रिपीटेशन इज अलाउड, repetition of digits be allowed, तब जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा तब रिपीटेशन में 5 टू दी पावर 5 हो जाएगा वो। तो उस समय 5 टू दी पावर 5 यानी 3125 ये रिपीटेशन में रहेगा। तो ये जो चीज रहती है इसमें हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 3 5 7 9, तो ये जो है ये परमुटेशन का चीज है, क्योंकि इसमें हमको जो है वो कोई भी कंडीशन नहीं दी है, कोई ग्रुप वगैरह नहीं दिया है। लेकिन अगर सम ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल can be formed by joining the vertices of an octagon। अब हमको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो है वो 4 साइड्स होती है, 4 वर्टाइसेस होते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल रहता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टाइसेस रहेंगे और 4 ही साइड्स रहती है। और जो हमारे पास में ऑक्टेगन दिया है तो ऑक्टेगन में हमारे पास में 8 साइड्स होती है और 8 वर्टाइसेस होते हैं। अब यहाँ हमको उसने बोला है कि ऑक्टेगन के जो वर्टाइसेस हैं उसको हम अगर ज्वाइन करें तो हमारे पास में कितने क्वाड्रिलेटर बन जाएंगे, यानी ये कॉम्बिनेशन का सम्स है। इसमें हमको जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, ये कॉम्बिनेशन आ गया 8 में से 4, 8 वर्टाइसेस ऑक्टेगन के और 4 वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इससे हमको कितने क्वाड्रिलेटर बनेंगे, तो ये हो जाएगा 8C4। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जो फार्मूला था एनसीआर का, वो वही फार्मूला है लगाएंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल आर, ये आर है तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 4 इज इक्वल टू ये फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं अपन कि 8 इंटू 7 यही करना चाहिए इंटू 6 इंटू 5 इंटू पूरा नहीं लिखकर हमने सिंपल लिख दिया फैक्टोरियल 4, नीचे एक फैक्टोरियल 4 ये और दूसरा फैक्टोरियल 4 ये। तो ये जो फैक्टोरियल 4 है इससे कटेगा, तो ये वाले फैक्टोरियल 4 को मैंने 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू ये जो है वो क्रॉस हो गए, यहाँ पर ये 8 2 जा 4 2 जा 8 से 8 गया, 3 2 जा 6, तो हमारे पास में हो गया 7 2 जा 14, 14 5 जा 70। तो ये मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर दिया है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। फिर अपन इसके बाद में शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स, आज अभी सेक्शन में अपन ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी। Probability, it is a measurement of uncertainty
फॉर सर्टेन। ये जो चैप्टर रहेगा इसमें हमको देखना पड़ता है कि चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स कितने हैं, उसी को हम प्रोबेबिलिटी में लेते हैं, यानी चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स आर कंसिडर्ड। प्रोबेबिलिटी की कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है जिसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहली जो चीज रहती है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। Random experiment, it is an experiment which if conducted repeatedly under homogeneous condition does not give the same result। यानी ये जो random एक्सपीरियंस रहता है ये हम कंटिन्यू करते जाते हैं। random एक्सपेरिमेंट करने पर अगर हम करेंगे तो हमको सेम रिजल्ट जो है वो नहीं मिलना चाहिए। इसमें दो चीजें आती हैं, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल और दूसरे को बोलते हैं हम इवेंट। अब अगर जो है वो कोई हम अनबाइज्ड डाइज ले और अनबाइज्ड डाइज को हम थ्रो करें तो हर बार बाइस को थ्रो करने पर जो है वो जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो नंबर्स रहते हैं तो एनी ऑफ द 6 नंबर्स ऑन द डाइस कैन कम अप। तो द परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, the performance of a random experiment is called a trial। और जो आउटकम हमारे को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं इवेंट। And the outcome an event। यानी अगर किसी हमने डाइस को थ्रो किया तो डाइस को थ्रो करना हमारा ट्रायल कहलाएगा। यानी थ्रोइंग ऑफ ए डाइस ये रहेगा हमारा ट्रायल। और जो रिजल्ट आएगा यानी रिजल्ट हमारा कोई भी 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई सा भी एक रिजल्ट आ सकता है, ये रिजल्ट को हम बोलते हैं इवेंट। दूसरी चीज जो इसी में आती है रैंडम एक्सपीरियंस के रिजल्ट और ये इवेंट और ट्रायल में, इसमें दो तरीके के इवेंट होते हैं। जिसको हम पहले जैसे हम लेंगे अगर कोई सिंपल इवेंट, एक रहता है सिंपल इवेंट और दूसरा रहता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट वो वाला इवेंट जिसमें कोई भी एक सिंगल पॉसिबल आउटकम आता है। जैसे अगर हम कोई डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो चांस ऑफ गेटिंग 3, द चांस ऑफ गेटिंग 3 ये जो है वो सिंपल इवेंट कहलाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम ये बोले कि द चांस ऑफ गेटिंग ऑल ऑड नंबर्स, n odd numbers, the chance of getting n odd number, तो n odd number मतलब कितना हो जाएगा, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो जो odd number है हमारे पास वो more than 1 है। तो इस समय जो ये इवेंट कहलाएगा वो इवेंट कहलाएगा कंपाउंड इवेंट। और अगर एक ही नंबर को हमको चांस लेना है तो वो हम कहलाएगा सिंपल इवेंट।
अगली चीज इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हमारे पास में है, ऑल पॉसिबल इवेंट्स या आउटकम्स बोलेंगे, ऑल पॉसिबल इवेंट्स आर आउटकम्स, या इवेंट हटा दीजिए, आउटकम्स, all possible outcomes of an event is called exhaustive cases। अब अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो जैसे अगर हमने कोई 2 डाइस लिया, 2 डाइस को अगर हमने थ्रो किया, तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो एक डाइस को हमने थ्रो करने पर हमको 6 इवेंट मिल सकते हैं पॉसिबल। दूसरी को भी डाइस को थ्रो किया तो दूसरी के भी 6 मिल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में जो आउटकम आ जाएंगे वो 36 रहेंगे। तो ये जो 36 रहेंगे ये सारे हमारे एग्जॉस्टिव केसेस कहलाएंगे। नंबर 4, इसको बोलते, नंबर 4 में आता है फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस जो हमारे पास आउटकम आ रहे हैं, तो वो सारे आउटकम में द नंबर ऑफ आउटकम्स विच रिजल्ट इन द हैपनिंग ऑफ ए डिजायर्ड इवेंट, जो भी हमारे पास में आउटकम आ रहे हैं उसमें हैपनिंग ऑफ डिजायर्ड इवेंट जो रहेंगे वो हमारे फेवरेबल केसेस कहलाएंगे। तो द नंबर ऑफ outcomes which result in the happening of a desired event are called favorable cases। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी 52 हमारे पास में कोई भी पैक ऑफ कार्ड रहते हैं, तो 52 पैक ऑफ कार्ड में से अगर हमको उसमें 4 तरीके के जो है वो सूट रहते हैं, तो जैसे स्पेड कहलाता है, फिर एक क्लब रहता है, फिर एक डायमंड रहता है, फिर एक हार्ट रहता है। तो अगर हम 52 कार्ड का जो पैक है उसमें से अगर हम एक कार्ड कोई ले रहे हैं और उस कार्ड को हम अगर बोले कि वो कार्ड स्पेड का कार्ड होगा, तो इन ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इसका, इन ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, तो द केसेस फेवरेबल टू गेटिंग ए स्पेड, ये हमारे पास कितने रहेंगे, 13 रहेंगे, R13, क्योंकि 13 स्पेड के रहते हैं, 13 डायमंड के, 13 हार्ट के, 13 क्लब के, तो 13 कार्ड्स रहते हैं। तो अगर हमको स्पेड का एक कार्ड हमको ड्रॉ करना है 52 पैक में से, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस जो है वो 13 रहेंगे। इसी में आगे आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब 2 or more इवेंट्स,
2 or more events are said to be mutually exclusive events. कब? If the happening of any one of them, उन दो या दो से ज्यादा इवेंट्स में से किसी एक के होने की हैपनिंग एक्सक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ all others in a single experiment. किसी भी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे को दो या दो से ज्यादा इवेंट्स है तो वो दोनों दो या दो से ज्यादा इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तब कहलाएंगे जब हमारे पास में इफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम, उसमें से किसी एक के होने को बाकी दूसरे जितने भी इवेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देता है। जैसे अगर हम कोई सिंगल डाइस को थ्रो करें तो उसमें से 5 और 6 जो है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 5 हमारे पास में आया है तो 6 को आने का जो है वो हमारे पास में कोई भी चांस नहीं है, तो 6 जो है वो ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में एक्सक्लूड हो जाता है। वन एंड ओनली वन ऑफ द इवेंट कैन टेक प्लेस एट ए टाइम एक्सक्लूडिंग ऑल अदर्स। इसके बाद हमारे पास में आता है जिसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली केसेस। Two or more events are said to be equally likely if the chances of their happening are equal. If मैं शार्ट में लिख रहा हूं, if the chances of their happening are equal. जैसे अगर हम कोई अनबाइज्ड डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो कमिंग अप ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये सब जो है वो इक्वली लाइकली रहेंगे। इसके बाद में आता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। Independent event, it is an event in which the outcome, जो भी हमारे पास में आउटकम आ रहा है, is not affected by the happening of other events. If it is affected by the other events, then it is called dependent event. An event is said to be independent if its happening is not affected by the happening of other events. Otherwise it is called, otherwise it is dependent. अब
प्रोबेबिलिटी का ये थोड़ा सा थ्योरी है। इसी के साथ में अब प्रोबेबिलिटी की मैं एक जो फार्मूला है उसको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस को समझेंगे। सैंपल स्पेस कोई भी सेट, ए सेट containing all possible outcomes of a random experiment is known as sample space। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक कॉइन है और उस कॉइन को हम एक बार जो है वो टॉस करते हैं, तो टॉस करने पर कॉइन टॉस्ड वन टाइम, तो हम हमारे पास में दो रिजल्ट आएंगे, या तो हेड आएगा, हेड यानी एज, या टेल आएगा। तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस रहेंगे वो एक एज का रह सकता है, यानी फॉर हेड, प्लस दूसरा रह सकता है फॉर टेल। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास में आउटकम हो जाएंगे वो 2 रहेंगे। सैंपल स्पेस को हम टोटल नंबर ऑफ भी बोलते हैं। और इसी सैंपल स्पेस में से जो हमारे पास में आउटकम आ रहे हैं, ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ईच आउटकम ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। जैसे हमारे पास में अगर मान लीजिए कि हम कोई भी नंबर ऑफ ये वीक में लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू सैटरडे बोलते हैं। तो अगर हम कोई भी पर्सन रेंडमली सिलेक्ट करता है कि एक कोई दिन को, ए डे ऑफ द वीक जिसमें उसका जन्म हुआ है, तो द आउटकम में बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सिमिलरली आप इससे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने जैसे यहाँ एक कॉइन को टॉस किया था, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो हमारे पास में 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे पास में जो है वो दोनों हेड भी आ सकते हैं। पहले वाले में अगर हेड आया तो दूसरे में टेल आ सकता है। अगर पहले वाले में टेल आया तो दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल भी आ सकते हैं। तो हमारे पास में जो है वो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो हमारे पास में यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कोई भी लिया ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर उसको हम शो करते हैं ई से, डिनोटेड बाय ई, तो तरीका रहता है पी ऑफ ई। पी ऑफ ई को अगर हम शो करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास में जो नंबर ऑफ इवेंट है, डिजायर्ड इवेंट, वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब हमारे पास में वही नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का जो है वो फार्मूला हुआ। अगर हमको जैसे 2 कॉइन, यहाँ हमने 2 कॉइन को टॉस किया था तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 4 थे। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करें और अगर हमसे पूछा जाए कि हेड कम ऑन बोथ द कॉइन, दोनों कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो द प्रोबेबिलिटी
फॉर हेड्स कमिंग ऑन बोथ द कॉइन्स। अगर हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर देखा टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में जो है वो 4 है, सैंपल स्पेस 4 है, लेकिन जो रिक्वायर्ड हमारे पास में जो चाहिए हमें वो नंबर ऑफ हेड, दोनों हेड आना चाहिए, तो वो हमारे पास में एक ही है। तो इसकी जो P ऑफ H रहेगी वो रहेगा 1/4। अगर किसी ने इसी उसमें 2 कॉइन्स वाले में ही अगर हमसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल कमिंग, अब वन टेल कमिंग हमारे पास देखिए यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 2 हो सकते हैं, कम से कम एक आने का HTA, TH है और TT है। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड रहेगा, अगर P ऑफ T इसमें हम ले लें अगर यहाँ पर इसको, तो प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा तो हमारे पास में जो है वो ये 3 है, एटलीस्ट हमारे पास में 3 है, तो 3/4। इससे एक चीज और हमारे को क्लियर होती है कि जब भी हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऑलवेज 0 स्मॉलर आर इक्वल टू P ऑफ E, but P of E is always equal or smaller to 1। 1 से छोटा ही हमारे पास में ऑलवेज जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1 से हमारे को स्मॉलर ही मिलेगी। ये प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है उसका जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। पहले आप इस प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है इसकी टर्मिनोलॉजी को पूरा समझने की कोशिश करिए आज, और उसके बाद में इसके ऊपर के सम्स जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंसिडर करेंगे।